आज हम मेघालय यूनिट के बारे में जानेंगे। बेसिक इसको हाँ, तो मेघालय यूनिट आने से पहले इनके रीजन के बारे में कुछ थोड़ा जान लिया जाए। चार्टर एक्ट 1830 बेसिकली होता यह है कि आप जानते हैं 1601 में आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का टेक ओवर किया प्लासी के युद्ध और उपजा में। होता यह है कि 1813 से पहले मिशनरीज पहले से मौजूद रहती हैं, वो अपना एजुकेशन का कार्यक्रम चलाती रहती हैं। पर एक इंसिडेंट श्री राम त्रिमूर्ति विवाह, जिसमें कुछ मिशनरियों द्वारा बंगाल में खुलेआम इस्लाम तथा हिंदुइज्म का क्रिटिसिज्म करना चालू किया गया। इससे दंगे की स्थिति पैदा हो गई। तो उस वक्त के गवर्नर जनरल ने मिशनरियों पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर चार्ल्स ग्रांट नाम के एक पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य ने मिशनरीज के एंट्री के लिए जबरदस्त अभियान चलाया और आखिरकार जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लाइसेंस के नवीनीकरण का वक्त आया तो 1813 का चार्टर आया। इसमें चार्ल्स ग्रांट के द्वारा जितने भी मांग रखी गई थी उसे नॉमिनल तौर पर स्वीकारा गया और इसमें पहली बार भारतीय लोगों के एजुकेशन का दायित्व ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकारा तथा 1 लाख रुपया एलोकेट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन एजुकेशन पर यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। इन्होंने ना तो स्कॉलर की परिभाषा दी थी, ना ही लिटरेचर का परिभाषा दी थी, ना इन्होंने ये बताया था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा है। और उसके बाद विवाद आप जानते हैं ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट, इसको एसेंटिलिस्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ से विवाद चालू होता है इन दोनों के बीच। यहाँ ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का कहना था कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उनमें पढ़ाई कराई जाए। एंग्लिसिस्ट का कहना था नहीं, जो इंग्लिश एजुकेशन है वो दी जाए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होगा और वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। इस विवाद को बढ़ते बढ़ते 1833 तक आ गया और यहाँ पर केवल राशि बढ़ाई गई, पर यह विवाद अभी तक सुलझा नहीं। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग के वक्त 1834 में बेसिकली मेघालय भारत आए थे विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में, और उनको ये काम सौंपा गया कि वो इस विवाद को ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट के बारे में वो पूरी तरह से क्लियरिफाई करें और उसे है। अब इसके मेन की पॉइंट्स क्या थे? इसके मेन की पॉइंट्स बेसिकली पहले तो इन्होंने ये बताया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज को पूर्णतः रिजेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने डेफिनेशन ऑफ स्कॉलर एंड लिटरेचर कहा, तो इन्होंने डेफिनेशन में स्कॉलर और लिटरेचर और वेस्टर्न लिटरेचर और वेस्टर्न खासकर इंग्लिश एजुकेशन में जो पढ़े हुए विद्वान थे उन्होंने उनके रूप में इसे परिभाषित किया। हायर एजुकेशन पर इनका जोर था
प्राइमरी लेवल पर इनका कोई ज्यादा एम्फेसिस नहीं था। और ओरिएंटलिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में इन्होंने कहा कि अब हम इन पर खर्च नहीं करेंगे, जितनी भी पढ़ाई होगी वो केवल एंग्लिसिस्ट कॉलेज और इंस्टीट्यूशन पर होगी। फंडिंग, जहां तक बात है यहाँ पर फंडिंग में एंग्लिसिस्ट लिटरेचर और एजुकेशनल कॉलेजेस पर की जाएगी। और यहाँ पर एक हिडन बात है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। बेसिकली ये मिशनरियों के द्वारा लाया गया था, जिनसे इंस्पिरेशन पाके मैकाले ने इसे एजुकेशन के लाइन में अप्लाई किया, जिसके अंतर्गत किसी बड़े तबके को अगर आप पढ़ाएंगे, लिखाएंगे या वेस्टर्नाइज करेंगे तो उसके देखा देखी नीचे के तबके भी उन एजुकेशन को पा लेंगे। यहाँ पर एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की कमजोरी भी थी। कमजोरी ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी पैसे कम थे और वो इन्वेस्ट एजुकेशन पर बड़े पैमाने पर करने में असमर्थ थी। तो इस थ्योरी से उन्हें लगा कि बड़े पैमाने पर हम कर लेंगे। और अब जहां तक बात है ओरिएंटलिस्ट को, चूंकि इन्होंने पूरी तरह रिजेक्ट जरूर किया, पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ओरिएंटलिस्ट जो कॉलेज अब खुल गए हैं उनको हम बंद तो नहीं करेंगे, पर आगामी किसी तरह की सहायता नहीं देंगे। और यहाँ पर मेन एम क्या था मैकाले का? मैकाले सिनड, बेसिकली मैकाले एक सुप्रीमिस्ट किस्म के लोग थे। हालांकि ये रेसिस्ट जरूर थे, पर ये फंडामेंटलिस्ट नहीं थे। इनका रिलीजन पर किसी तरह का एम्फेसिस नहीं था। जैसे कि इनका कथन है कि एक अलमारी, एक वेस्टर्न लाइब्रेरी की एक अलमारी का में जितने लिटरेचर हैं वो काफी है पूरे इंडियन और अरेबिया के लिटरेचर के। इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे नीचे तबके पर काम करने वाले कर्मचारी चाहिए थे। बेसिकली क्लर्क, सिपाही आपको जानना चाहिए कि ये सिपाही उन तबके को कहा जाता था जो बेसिकली लड़ने वाले, वो ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ने वाले सिपाही, जो कि रहते थे तो इंडियन, पर वो लड़ते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उसी तरह वो कर्मचारी चाहते थे, क्लर्क चाहते थे, प्यून चाहते थे, इस तरह के लोग चाहते थे। इसके बाद में कथन भी है, वो व्यक्ति जो कि चमड़ी से इंडियन हो, खून से इंडियन हो, पर ओपिनियन से, माइंड से ब्रिटिश हो, ऐसा व्यक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए था। हालांकि ये जो मैकाले सिनड था, ये इसने टेम्पररी कह सकते हैं इस ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट के संघर्ष को रोका, पर खत्म नहीं किया। और इसकी नाकामी के बारे में हम कुछ थोड़ा जान लेंगे। नाकामी ये रहा कि ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो था ये पूरी तरह से फेल हो गया। ऊपर के तबके तो वेस्टर्नाइज हो गए, पर वो जो एजुकेशन जो नीचे तक पहुंचना था वैसा कुछ नहीं। दूसरा इसका खामी था कि ये मास एजुकेशन की बात नहीं करता था। अब मास एजुकेशन जब की मौजूदगी नहीं है तो जाहिर सा बात है उनको बड़े पैमाने पर क्लर्क या फिर मैन पावर उन्हें नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता है। इसके अलावा मैकाले सिनड्स का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि ये नीव एजुकेशन के जो नीव वेस्टर्न साइंटिफिक
42 मिनट की देन मानी जाती है, क्योंकि 1813-1833 के चार्टर एक्ट में कुछ खास नहीं। इसने क्लेरिफाई किया कि हमको वेस्टर्न सेकुलर एजुकेशन देना है, वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज और वेस्टर्न सेकुलर नॉलेज देना है। रिलीजन को इन्होंने एक तरह से बात किया। सबसे पहले वाला स्लाइड पे ले जाइएगा, सबसे दूसरा वाला सेकंड हाँ, ये उनका कथन है। इसके साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ, ये उनके दो फेमस कोट हैं। A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. Macaulay wrote in the minute. He envisaged creating a class of persons, Indian blood and color, but English taste in opinion, in moral and